नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कुछ ही समय पहले सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर का प्लान अनाउंस किया था। सरकार ने यह भी कहा था मर्जर के बाद जो फाइनल कंपनी इमर्ज होगी उसमें एम्प्लॉयज की कम आवश्यकता होगी। तो अभी जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं बीएसएनएल के और एमटीएनएल के, वो चाहें तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। इसके अलावा सीनियर एम्प्लॉयज भी अगर वॉलंटरी रिटायर होते हैं तो उनको भी काफ़ी उतार पैकेज मिल जाएगा। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो, परमानेंट एम्प्लॉयज का तो ख्याल हर जगह रखा जाता है, लेकिन सोच के देखिए बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया है काफ़ी सालों तक बीएसएनएल में और एमटीएनएल में। उनका क्या होगा? ये वो वर्कर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सालों तक अपना खून और पसीना दिया दोनों कंपनीज के लिए, लेकिन उनको परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह सोशल सिक्योरिटी का लाभ भी नहीं मिला। और अब जबकि मर्जर हो रहा है तो इन एम्प्लॉयज को ना तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफर की गई है और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो तेजी से इमर्ज हो रही है। ऐसी इकोनॉमी में जो देखो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको तो आसानी से जॉब नहीं मिल पाती है। तो वो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया है काफ़ी सालों तक बड़ी कंपनीज में, उनके पास स्किल्स कैसे आएंगी इमर्जिंग इकोनॉमी में काम करने के लिए? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इनका क्या होगा? इनको फिर से जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? ये देखो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। बात सिर्फ यहाँ पर बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल की नहीं है, बात बहुत सारी कंपनीज की है जहाँ पर इनफॉर्मल वर्कर्स काम करते हैं काफ़ी सालों तक, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया जाता है। उनके पास ना तो कोई सेविंग होती है और ना ही उनके पास ऐसी स्किल होती है बाद में कि वो जॉब हासिल कर सकें। वैसे देखो हमारे देश में काफ़ी सारे कानून हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। ये काफ़ी समय से हैं, लेकिन दिक्कत ये है इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। इवन आप एग्जांपल ले लीजिए मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित एक्ट का। 2013 में मैनुअल स्क्वेंजिंग को पूरी तरह से बैन करने के लिए एक्ट बना था। मतलब मैनुअली ह्यूमन वेस्ट को कोई भी रिमूव नहीं करेगा, लेकिन आज भी काफ़ी जगहों पर मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है। कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो मैनुअली ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करें। सुप्रीम कोर्ट का बार बार इस इशू पर जजमेंट आ चुका है, लेकिन वही बात इफेक्टिवली मैनुअल स्क्वेंजिंग को पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपनी काफ़ी सारी जजमेंट्स में ये भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को उतना ही वेजेस मिलने चाहिए जितना कि परमानेंट एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं। और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलता है परमानेंट एम्प्लॉयज को, वो उन स्कीम्स का लाभ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, टेम्परेरी वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। लेकिन देखो प्रॉब्लम वही है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की इन जजमेंट्स का। 2008 में इनफॉर्मल वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए एक एक्ट भी बना था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, लेकिन ये सिर्फ एक डेकोरेटिव एक्सरसाइज बन के रह गया है। इस एक्ट को भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने रेकमेंड किया था जो ये एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है इसे पूरी तरह से एबोलिश कर दिया जाए। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स को हायर ना करें। और जब तक ऐसा किया जाता है, क्योंकि देखो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट होने में समय लग सकता है, जब तक इस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम आनी चाहिए। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के द्वारा यह भी रिकमेंडेशन दी गई थी, अगर देखो कोई वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगातार 2 साल काम कर लेता है तो उसे भी परमानेंट वर्कर माना जाए उस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन हुआ क्या, 2001 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया सेल वर्सेस नेशनल यूनियन ऑफ वाटर फ्रंट वर्कर्स एंड अदर्स केस में। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किए गए वर्कर्स को एब्जॉर्ब करने की। मतलब सेकंड नेशनल
कमीशन ऑन लेबर का जो सजेशन था उसको इग्नोर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि अगर वर्कर ने 2 साल तक काम किया है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाए परमानेंट वर्कर के तौर पर। अभी देखो ये बात सच है कि हमारे देश में लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए मांग भी की जाती है कि लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। बट देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ये लेबर लॉज जो स्ट्रिक्ट है ना सिर्फ परमानेंट वर्कर्स के लिए हैं। जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए ये लेबर लॉज एप्लीकेबल नहीं हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स हायर होते हैं यानी जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनका तो एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहता है। और काफ़ी बार ये भी एक रीज़न सामने आता है कि लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसी वजह से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं कि परमानेंट बेसिस पर वर्कर्स को हायर करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स को हायर किया जाए ताकि जो ये स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं बियर करना पड़ेगा। समझ गए? मतलब लेबर लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस डरती हैं कि परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को हायर ही ना किया जाए क्योंकि ये सारे जो स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं उनका रेगुलेशन हम पर भी लागू होगा। इसीलिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस अट्रैक्ट होती हैं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स को हायर कर लिया जाए ताकि स्ट्रिक्ट लेबर लॉज का रेगुलेशन हम पर लागू हो ही ना। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स हायर किए जाते हैं वो देखो एक प्रकार से व्हील हैं डेवलपमेंट के और ग्रोथ के। लेकिन दिक्कत ये है बहुत बार सरकार एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए पॉलिसी लेके आती है, कानून लेके आती है, लेकिन वो सब कानून और पॉलिसीज इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए नहीं होते हैं। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए पे कमीशन का, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, जो ये रिकमेंडेशन देती हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो वर्कर्स रिक्रूट किए जाते हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ पाती है। तो इस दिशा में भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।
जो हाल ही में रेप की घटनाएं सामने आई उनसे संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है बृंदा कारत के द्वारा। कल हमने देखो डिटेल से डिस्कस किया था हैदराबाद में जो रेप की घटना सामने आई। हमने ये भी डिस्कस किया कैसे ये इंश्योर किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं ना सामने आएँ। आपने कल काफ़ी अच्छे सजेशन भी दिए इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। तो आज के इस आर्टिकल में कुछ डेटा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसे में या फिर आंसर राइटिंग में। डेटा देखो इस प्रकार से है। हमने कल भी डिस्कस किया कि 2017 में महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के 3.5 लाख मामले सामने आए, 3.5 लाख से, और हर एक दिन 1000 मामले सामने आते हैं। 2017 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के, हर एक दिन 93 वुमेन का रेप होता है जिनमें 1/3 माइनर होती हैं। और 2017 में 87,924 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज करवाया। एवरेज निकलती है एक दिन में 241, और हर एक दिन एवरेज तौर पर 28 महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। इन केसेस में डाउरी डेथ का केस रजिस्टर होता है। तो ये जो डेटा काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और दुखद है, इस डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हो। वैसे देखो कुछ और डेटा भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा के अनुसार 1/3 मैरिड महिलाएं ऐसी हैं जिनको फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है, और उनमें से सिर्फ 1.5% ऐसी हैं जो पुलिस के पास जाती हैं हेल्प के लिए। और देखो ये तो वो केसेस हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती है, न जाने कितने केस ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती भी नहीं है। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है जब भी इस प्रकार के केस सामने आते हैं तो ये मांग कर दी जाती है कि कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया जाए या फिर सज़ा को बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो अभी फ़िलहाल कानून हैं उनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, पॉलिटिकल विल अगर हो, तो देखो कानून को सख्त और ज़्यादा सख्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। अभी डेथ पेनल्टी का प्रावधान है, लेकिन दिक्कत है पेंडेंसी ऑफ केसेस की। जल्दी से केसेस का निपटारा होता नहीं। रेप से संबंधित ज़्यादातर जो केस हैं वो लंबे समय के लिए पेंडिंग रहते हैं। इसलिए जो डर पैदा होना चाहिए वो डर पैदा नहीं हो पाता है। सरकार कहती है आप हमें सॉल्यूशन दीजिए, हम उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखो निर्भया केस के बाद जो JS वर्मा कमेटी गठित की गई थी उनके द्वारा काफ़ी सजेशंस दिए गए। सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स काफ़ी बार बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। कंसल्टेशन कमेटीज़ काफ़ी अच्छी सजेशन देती हैं, जैसे CCTV कैमरा लगाए जाए, सेफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए महिलाओं के लिए, और सिलेबस इस प्रकार से होना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट किया जाए इक्वालिटी की सोशल वैल्यूज़ के बारे में और महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में। महिलाओं के पास पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने का, उन पर इस प्रकार से पाबंदियां ना लगाई जाएं। मतलब बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं पहले भी, लेकिन फिर भी सरकार बोलती है कि अगर आप हमें सजेशन देते हो तो हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। भैया सजेशन तो ऑलरेडी आपके पास हैं, लेकिन आवश्यकता है पॉलिटिकल विल की, आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की, ताकि वो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें और इस प्रकार से जो क्राइम्स होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट वो क्राइम ना सामने आए। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो अगर महिलाएं अपने राइट को असर्ट करती हैं कि उनके पास राइट टू सेफ पब्लिक स्पेसिस होना चाहिए, मतलब वो पब्लिक स्पेस में आ सकें और सुरक्षित रहें, तब इस चीज़ का विरोध किया जाता है कुछ सेक्शंस के द्वारा। खास करके देखो दलित और आदिवासी जो महिलाएं हैं या फिर गरीब महिलाएं जो मोस्ट अनसेफ कंडीशंस में काम करती हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है। कास्ट हायरार्की में या फिर क्लास हायरार्की में उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो वल्नरेबल रहती हैं। और इसीलिए ये जो स्ट्रगल है सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट, वो स्ट्रगल है उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, उस कल्चर के अगेंस्ट जो महिलाओं को सशक्त होने से रोकती हैं।